Hello students, I am Dr. Anurag Srivastava and we are here to discuss the subject of business statistics and analytics. In this, currently we are on unit 4 and we are talking about theoretical distributions, theoretical probability distributions. पहले की क्लासेस में हम लोगों ने इसके बेसिक्स देखे हैं और बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बात की है. सो टुडे वी विल बी टॉकिंग अबाउट द कॉन्सेप्ट एंड एप्लीकेशंस ऑफ Poisson distribution, the second type of theoretical distribution, theoretical probability distribution that is in our syllabus. तो Poisson distribution के बारे में जो बेसिक्स हैं वो हम लोग पहले देख चुके हैं. दोबारा से थोड़ा सा, क्योंकि उसका फॉर्मूला अब हमें यूज़ करना होगा कुछ न्यूमेरिकल्स देखने के लिए, न्यूमेरिकल्स समझने के लिए, किस तरह के न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं, पूछे गए हैं एग्ज़ाम में और कैसे पूछे जा सकते हैं, और किस तरह के न्यूमेरिकल्स एक्चुअली जब हम बिजनेस स्टैटिस्टिक्स को अपने जॉब में जाकर के अप्लाई करेंगे तो किस तरह की सिचुएशंस हमको एनकाउंटर करनी पड़ सकती हैं. तो पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन के हिसाब से द प्रोबेबिलिटी ऑफ आर सक्सेसेस विल बी गिवन बाई रिप्रेजेंटेड बाई पी आर विच इज़ इक्वल टू ई टू द पावर माइनस एम. ई की वैल्यू नीचे लिखी हुई है 2.71828. एम क्या है? इट इज़ द मीन ऑफ द पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन multiplied by m to the power r. M mean of the Poisson distribution, r is the number of successes divided by factorial r. So, probability of r successes PR is equal to e to power minus m, m to the power r upon factorial r. ये जनरल फार्मूला है, बहुत ही सिंपल फार्मूला है. थोड़ा सा एक रिकमेंडेशन मेरा और है कि आप कभी भी फार्मूला रटें ना, आप इतने क्वेश्चंस सॉल्व करें उस फार्मूले से कि आपके दिमाग में फार्मूला बैठ जाए, और उसके लिए कई सारे क्वेश्चंस तो आपको इसी पीपीटी में मिल जाएंगे. तो पी टू आर की वैल्यू जो है वो हम इस तरह से निकालेंगे, सिंपल फार्मूला. जो कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें कुछ हो सकती हैं एक्चुअली पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन, वो हम लोग अलग अलग क्वेश्चंस देख करके थोड़ा आगे समझेंगे. एक और चीज़ जो पहले बताई गई थी आप लोगों को वो है कि एम की वैल्यू, मीन की वैल्यू वेरिएंस की वैल्यू के बराबर है, जो कि दोनों ही एन पी के बराबर हैं. एन the number of events and p the probability. Probability of rare events is studied by Poisson distribution. This is also a thing that we know. और स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू, वेरिएंस अगर एन पी है तो स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू स्क्वायर रूट ऑफ एन पी होगा, यानी कि स्क्वायर रूट ऑफ मीन के बराबर वेरिएंस हमको मिलेगा. पहला सवाल जो देखा जाए हम लोग 2019 में पूछा गया था. इफ़ n इज़ 10, P and Q are 60% and 40% respectively. Find the mean and standard deviation of Poisson distribution. थोड़ा सा बस इस क्वेश्चन में एक चीज़ इंडिकेट कर दूं मैं कि एक्चुअली Poisson डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो रेयर इवेंट्स को स्टडी करता है, इसलिए 60% इज़ क्वाइट हाई वैल्यू फॉर P in this case, but it is mentioned that it is a Poisson distribution, तो हम लोग को उसे Poisson distribution की तरह से ही ट्रीट करना होगा. n की वैल्यू 10 दी हुई है, p की वैल्यू दी हुई है, q की वैल्यू दी है, तो मीन आपको चाहिए, स्टैंडर्ड डेविएशन चाहिए. अभी हम देख ही रहे थे पिछली स्लाइड में फार्मूला, तो ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन हो गया, सीधे सीधे निकल आएगा. कैसे हमको निकालना, अगर आपको फार्मूला याद है तो आप इसको आसानी से कर सकते हैं. n की वैल्यू 10 दी हुई है, p 60% दैट इज़ 60/100 दैट इज़ 3/5, Q 40% that is 40/100 that is 2/5. मीन इज़ n इंटू p, तो n 10 है, p 3/5 है, मीन निकल आया, n p स्टैंडर्ड डेविएशन उसका स्क्वायर रूट निकल आया, और इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो आंसर्स हमको आसानी से मिल जाएंगे. n 10 है, p 3/5 है, q 2/5 है. n p निकाल लेंगे और स्क्वायर रूट ऑफ n p निकाल लेंगे, तो मीन हो गया n p 10 इंटू 3/5 दैट इज़ 6. n की वैल्यू 10, p की वैल्यू 3/5, 10 को 3/5 से मल्टीप्लाई किया, 6 हो गया. और स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू जो है, इट इज़ द स्क्वायर रूट ऑफ दिस, स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ m दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ 6 दैट इज़ 2.4 के अप्रॉक्सीमेटली ये वैल्यू आ जाएगी. तो बहुत ही डायरेक्ट सा क्वेश्चन था. फार्मूला अगर आपको याद है तो फिर सीधे सीधे आप इसको कर सकते हैं जैसे कि यहाँ पे सॉल्व किया गया है. थोड़ा और मुश्किल से या थोड़ा घुमावदार क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं. इफ़ अ रैंडम वेरिएबल x फॉलोज Poisson डिस्ट्रीब्यूशन सच दैट p x इज इक्वल टू 1 दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 सिंगल सक्सेस इज इक्वल टू द प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 सक्सेसेस. Probability of 1 success is equal to probability of 2 successes. We have to find the mean of the distribution
and we have to find the probability of 0 successes. It is given that e to the power minus 2 is equal to 0.1353. इस क्वेश्चन में आगे बढ़ने से पहले, बहुत कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन तो ऐसा नहीं है, लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक दो चीज़ें यहाँ पर हम लोग समझ लें। थोड़ा सा कुछ क्वेश्चन से कभी कभी हम लोग को हिंट्स मिल जाती हैं, वो चीज़ें हम लोग के यहाँ पर देख लें तो आगे और क्वेश्चंस में थोड़ी और आसानी हमको मिल जाएगी। इस क्वेश्चन में भी आसानी होगी। तो देखना क्या है, एक चीज़ तो यहाँ पर ये लिखा हुआ है e की पावर -2 की वैल्यू दी हुई है। हमें जब भी अभी फॉर्मूला आप लोगों ने देखा था, जो r सक्सेसेस का जो फॉर्मूला है उसमें एक कांस्टेंट टर्म e आता है, उसमें एक कांस्टेंट टर्म e आता है और e की अलग अलग पावर्स का हमें यूज़ करना पड़ेगा। नाउ e इज़ अ फ्रैक्शनल टर्म, e की वैल्यू है 2.71828, 2.71828, 2.7 के करीब अगर है तो उसकी पावर निकालना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा, और नेगेटिव पावर निकालना तो और मुश्किल है, नेगेटिव पावर का यूज़ यहाँ पे करना है। तो इसलिए होगा क्या, या तो आपको टेबल दी जाएगी या फिर जो रेलेवेंट वैल्यू है, जिस वैल्यू की आपको ज़रूरत पड़ेगी वो वैल्यू आपको दे दी जाएगी। टेबल दी जा रही है तब तो टेबल का यूज़ करना ही पड़ेगा, लेकिन कई केसेस में आपको, जैसे यहाँ इस क्वेश्चन में है तो e टू पावर -2 की वैल्यू दी हुई है, e टू पावर -2 की वैल्यू दी हुई है। इसका मतलब है एक्चुअली फॉर्मूले में है क्या, e टू पावर -m, और हमें वैल्यू दी जा रही है e टू पावर -2 की, और हमें चाहिए e टू पावर -m वैल्यू। तो सीधा सीधा इसका इंडिकेशन हो गया, दिस इज़ अ हिंट फॉर अस दैट m की वैल्यू, जो पहले पार्ट का जो आंसर है कैलकुलेट करके निकालना पड़ेगा, बिना उसके नहीं हो सकता है, लेकिन अगर कहीं गलती कर दी तो हमें पता चल जाएगा आंसर उसका 2 ही आना चाहिए। यहाँ पर मीन की वैल्यू 2 ही होगी। क्यों? क्योंकि e टू पावर -2 की वैल्यू हमको दी है। तो इस तरीके से अगर एक्चुअली जब थोड़े से और मुश्किल, थोड़े से और घुमा करके जब क्वेश्चंस आएंगे तो जो मुश्किल पार्ट होगा वो m को आइडेंटिफाई करना होगा। m को आइडेंटिफाई करना ही मुश्किल हो सकता है। अगर वो सीधे सीधे पता चल गया तो फिर यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो m को आइडेंटिफाई करने में मुश्किल हो सकती है। अगर आपको e की पावर की वैल्यू दी हुई है, e की किसी एक नेगेटिव पावर की वैल्यू दी हुई है, तो ये पक्का है कि वो ही m है। तो आप कैलकुलेट करके कम से कम ये ये तो पता कर सकते हैं कि अगर कहीं गलती हो गई है तो वो चीज़ आप उसको ढूंढ करके सही कर सकते हैं। किया कैसे जाए, गिवन दैट px इज इक्वल टू 1 इज इक्वल टू px इज इक्वल टू 2 एंड ऑल्सो इट इज़ गिवन दैट e टू पावर -2 इज इक्वल टू 0.1353। तो आगे जब हम बढ़ेंगे, पहला पार्ट जब हम करेंगे तो e टू द पावर -m, m टू द पावर 1 अपॉन फैक्टोरियल 1, ये हो गया प्रोबेबिलिटी ऑफ सिंगल सक्सेस, इज इक्वल टू e टू पावर -m इंटू m स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2, ये है प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 सक्सेसेस। तो दोनों तरफ से जब हम दोनों तरफ e टू पावर -m है, e टू पावर -m है, ये तो खत्म हो गया। m की एक पावर यहाँ है, एक पावर यहाँ है, तो ये एक ही पावर इधर बची। तो हमें मिला क्या, हाँ, ये सीधे सीधे यहाँ पर ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ m लिखा हुआ है और इसमें से भी अगर कट जाएगा तो m की वैल्यू हमको 2 मिल जाएगी। इसका मतलब है, ये इम्प्लाई कर रहा है एक्चुअली दैट m बाई 2 इज इक्वल टू 1, देयरफॉर m की वैल्यू हो गई 2। मैंने आपको बताया था क्योंकि e टू पावर -2 दिया हुआ है इसलिए m की वैल्यू 2 ही आएगी। तो आंसर लिखने में ऐसा हम नहीं कर सकते हैं कि क्योंकि गिवन इट इज़, बिकॉज इट इज़ गिवन दैट e टू पावर -2 इज़ गिवन, देयरफॉर m इज इक्वल टू 2। लेकिन जब हम सॉल्व करेंगे और यहाँ पर अगर कहीं हमने छोटी बहुत कुछ गलती कर दी होती, m की वैल्यू 2 के बजाय कुछ और आ गई होती, तो हमें दोबारा से देखना पड़ेगा कि m की वैल्यू 2 क्यों नहीं आ रही, इट शुड बी 2। तो ये तो हो गया पहला पार्ट। दूसरा पार्ट जो है, क्या पूछा जा रहा है, p प्रोबेबिलिटी ऑफ 0 सक्सेसेस, ये पूछा जा रहा है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ r सक्सेसेस e टू द पावर -m इंटू m टू द पावर r अपॉन फैक्टोरियल r, e की वैल्यू 2.71828, e टू पावर -2 भी बल्कि दिया हुआ है 0.1353, m की वैल्यू 2 है, r जो है 0 ले रहे हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ 0 सक्सेसेस। तो e टू पावर -2 टू द पावर 0 अपॉन फैक्टोरियल 0, फैक्टोरियल 0 वी ऑल नो इज इक्वल टू 1। यहाँ पे इस क्लास के बियॉन्ड इसका डिस्कशन है कि फैक्टोरियल 0 1 क्यों होता है। अगर कोई डाउट है आप लोगों को तो इसको एक बार गूगल कर लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, पता चल जाएगा। बहुत सिंपल प्रूफ होता है, वाई फैक्टोरियल 0 इज इक्वल टू 1। तो फैक्टोरियल 0 की जगह 1 आ गया, 2 पावर 0 ऑब्वियसली 1 होएगा ही होएगा। तो 0.31353 इज द आंसर फॉर सेकेंड पार्ट। सिंपल।
देखें कुछ और, हाँ ये मेरे ख्याल से ये सवाल अगर कोई कर ले आसानी से तो फिर ज़्यादातर केसेस पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन के क्वेश्चंस के आप सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि इसमें जो अलग अलग पार्ट्स दिए हुए हैं इसमें बहुत ही माइनर सा डिफरेंस है, उसको डिसाइफर करने में, उसको चेंज समझने में प्रॉब्लम आ सकती है। देख लेते हैं। एट अ पार्किंग प्लेस द एवरेज नंबर ऑफ कार अराइवल्स ड्यूरिंग अ स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ 15 मिनट्स इज 2. If the arrival process is well described by a Poisson process, find the probability that during a given period of 15 minutes, no car will arrive, at least 2 cars will arrive, at most 3 cars will arrive, between 1 and 3 cars will arrive. तो अलग अलग इस तरह से केसेस दिए हुए हैं। अब एक छोटी सी चीज़ यहाँ पर और देख लिया जाए, क्योंकि जो जो अलग अलग तरह के क्वेश्चंस हैं उन्हीं को देख करके अलग अलग केसेस भी हम लोग को समझने हैं। ये ध्यान रखना है जो प्रॉब्लम होगी, देखिए बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के भी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, ऑल्दो दे हैव बीन आस्क्ड क्वाइट इनफ्रीक्वेंटली। पॉइसन थोड़ा सा और ज़्यादा पूछा गया है, नॉर्मल और ज़्यादा पूछा जाता है, तो तीनों में से किसी भी डिस्ट्रीब्यूशन के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। डिफ्रेंशिएट कैसे होगा कि ये नॉर्मल का है या बाइनोमियल का है या पॉइसन का है। तो p की वैल्यू कुछ दी हुई है या इंडिकेट की जा रही है तो वो बाइनोमियल का क्वेश्चन है। मीन एवरेज की तरह से कोई टर्म लिखा हुआ है, ऑन एन एवरेज क्या है, यहाँ पे जैसे एवरेज टर्म यूज़ किया गया है तो पॉइसन का क्वेश्चन होना चाहिए। और स्टैंडर्ड डेविएशन और मीन की वैल्यू, ये दोनों वैल्यूज़ अगर दी हुई हैं तो वो होना चाहिए नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का क्वेश्चन। एक तो डिफरेंस ये है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि एक्चुअली एक तरह से ये भी कह सकते हैं कि मे बी हिंट उससे हम लोग आसानी से ले सकते हैं कि पॉइसन के क्वेश्चन में, पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन के क्वेश्चन में कहीं ना कहीं पॉइसन टर्म आता ज़रूर है। इट कैन नॉट बी अ रूल ऑब्वियसली कि कहीं ऐसा हो जाए कि किसी एक क्वेश्चन में नहीं पूछा गया है, कुछ और इंडिकेशन दे दिया गया, जैसे कि p की वैल्यू बहुत छोटी दी गई है तो वो भी वो पॉइसन का ही होगा। लेकिन इन जनरल बहुत ही रेयर ऐसा होता है कि पॉइसन टर्म ना यूज़ किया है, पॉइसन टर्म यूज़ कर ही लिया जाएगा और उससे आपको इंडिकेशन मिल जाएगा कि ये पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन का क्वेश्चन है। सो नाउ यहाँ पर हमें पता करना है m की वैल्यू क्या है, और m की वैल्यू सीधी सीधी वैसे तो यहाँ पे दी हुई है। एट अ पार्किंग प्लेस द एवरेज नंबर ऑफ कार अराइवल्स ड्यूरिंग अ स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ 15 मिनट्स इज़ 2। अब ये क्वेश्चन 15 मिनट्स के हिसाब से ही दिया जा रहा है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ 15 मिनट्स। एक और चीज़ यहाँ पर देख लें, अगर ये कहा जाता है फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ 30 मिनट्स, तो 15 मिनट्स में 2 कार्स अगर आ रही हैं तो 30 मिनट्स में 4 कार आएंगी, m की वैल्यू 4 हो जाएगी। अगर ये दिया जा रहा है कि 1 घंटे में कितनी कार्स आ रही हैं, क्वेश्चन 15 मिनट्स के पूछा जाए तो उसी हिसाब से हमको m की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। और एक्चुअली थोड़े से जो कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस होंगे उसमें यही चीज़ें आपको की जाएंगी, दी जाएंगी कंफ्यूज करने के लिए। खैर यहाँ पे उस तरह की चीज़ नहीं है। तो m की वैल्यू हमें जो दिक्कत कर सकती है, m की वैल्यू साफ साफ 2 दिखाई दे रही है। पहले पार्ट में नो कार विल अराइव तो p0 चाहिए, दूसरे पार्ट में एटलीस्ट 2 कार्स विल अराइव तो हमें p0, p1, p2 चाहिए, एटलीस्ट 2 कार्स, कम से कम 2 कार, यानी कि एक भी नहीं आई, एक आई, 2 आई, तो p0 प्लस p1 प्लस p2 निकालना है। तीसरा पार्ट एट मोस्ट 3 कार्स विल अराइव, ज़्यादा से ज़्यादा 3 कार, सेकेंड पार्ट में एटलीस्ट 2 कार्स है तो 2, 3, 4 और उससे ज़्यादा। हाँ, ये क्वेश्चन अभी हम लोग देखेंगे कैसे करना है। एट मोस्ट 3 कार्स, 0, 1, 2, 3 कार्स की बात हो रही है। बिटवीन 1 and 3, 1, 2 या 3 कार की बात हो रही है। तो लेट अस सी हियर, ऑब्वियसली PR, अगेन वी आर लुकिंग एट दैट द फॉर्मूला e to the power - m, m to the power r अपॉन फैक्टोरियल r। इट इज़ नॉट, हाँ जो क्वेश्चन में दिया है उससे इम्प्लाई हो जा रहा है कि m की वैल्यू तो 2 है। अब अलग अलग पार्ट्स जो हैं हमारे, पहला पार्ट तो आसानी से हो जाएगा, p0 निकालना है। p0 निकालना है, टेबल से e की वैल्यू e to the power -2 की वैल्यू निकाल सकते हैं, पिछले क्वेश्चन में दी भी थी। टेबल आपको प्रोवाइड की जाएगी, टेबल में आपको e की पावर की वैल्यूज़ सीधे सीधे दी होंगी, उससे आप कर सकते हैं। अगर बाई एनी चांस आपको टेबल नहीं दी जा रही है तो आप e की पावर के टर्म्स में आंसर को छोड़ सकते हैं। e की पावर के टर्म्स में आंसर को छोड़ा जा सकता है, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। यू शुड हाउएवर मेंशन, यहाँ पे थोड़ा सा एक लिख दीजिएगा कि टेबल वाज नॉट प्रोवाइडेड। खैर, तो ये हो गया पहला पार्ट, सीधा सीधा है, जैसा कभी हम लोग करते आ रहे थे वैसा ही है। सेकेंड पार्ट जो कॉम्प्लिकेटेड है वो देखना पड़ेगा, ये इस पे ध्यान देने की ज़रूरत है। प्रोबेबिलिटी दैट इन अ गिवन पीरियड ऑफ 15 मिनट्स एट लीस्ट 2 कार्स विल अराइव।
एटलीस्ट 2 कार, कम से कम 2 कार्स। तो कम से कम 2 कार में मैक्सिमम नंबर कहाँ तक जाएगा ये नहीं पता है। कम से कम 2 कार आएँ यानी कि 2 आएँ, 3 आएँ, 4 आएँ, 5 आएँ, 6 आएँ, 10 आएँ, 15 आएँ, 100 आएँ, देयर इज़ नो लिमिट टू इट, इट इज़ टिल इन्फिनिटी। इन फैक्ट इन्फिनिटी तक जा रहा है, इन्फिनिट तक जा रहा है। तो कैसे किया जाएगा, इसको थोड़ा सा घुमा करके पकड़ना पड़ेगा नाक को। कैसे, पी आर इज़ ग्रेटर देन 2 इज़ इक्वल टू 1 माइनस पी, पी आर इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 इज़ इक्वल टू 1 माइनस पी आर इज़ लेस देन 2। ये आपको ध्यान देना है। पी आर इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 इज़ इक्वल टू पी आर इज़ लेस देन 2। और वही चीज़ हमने फिर निकाला, पी आर लेस देन 2 क्या होगा, P0 प्लस P1। तो हम P2, P3, P4, P5, P6, P7 ये सारे तो निकाल ही नहीं सकते हैं क्योंकि इन्फिनिट तक जा रहा है। तो सिंपल करना क्या है, P0 और P1 निकाल लेना है, दोनों को जोड़ना है, 1 में से सब्ट्रैक्ट कर देना है। ये प्रोसेस करेंगे, सारी चीज़ें वैसे ही रहेंगी जैसे पिछले क्वेश्चंस में थी। आंसर आ गया 0.5941। 2 या 2 से ज़्यादा कारें आ जाएं, इसकी प्रोबेबिलिटी हो गई 0.5941। सिंपल। थर्ड पार्ट लेस देन और इक्वल टू 3, तो P0, P1, P2, P3 इन चारों को जोड़ देना है। एग्जैक्टली वैसे ही ये भी सवाल हो जाएगा, जैसा किया था वैसे ही ये भी हो गया, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। उसी तरह से करेंगे और उसको जब सॉल्व करेंगे P0 निकाल लेंगे, P1 निकाल लेंगे, P2 निकाल लेंगे, P3 निकाल लेंगे, e टू पावर माइनस m, e टू पावर माइनस 2 की वैल्यू हम टेबल से देख करके पता ही कर रहे हैं। और इस तरह से थोड़ा सा जो प्रोसेस दिया हुआ उसको थोड़ा सा आप अगर देख लेंगे तो एक्चुअली जो कैलकुलेशंस हैं वो थोड़ा सिंप्लीफाई हो जाएंगे। हमने क्या किया यहाँ पर कि e टू द पावर माइनस 2 जो है उसे हम कॉमन ले रहे हैं, वो बाहर ले लिया कॉमन, और बाकी चीज़ें ब्रैकेट में रख ली। तो अब थोड़ा हर बार e टू पावर माइनस 2.1353 से मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसे अंदर वाले को जब हम सिंप्लीफाई कर लेंगे और उसके बाद सीधे से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आंसर हमें आसानी से मिल जाएगा। थोड़ा सा ये कुछ शॉर्टकट्स हम लोग यूज़ कर सकते हैं फॉर सिंप्लीफाइंग दी कैलकुलेशंस। तो ऐसे जब हम कर रहे हैं तो कम से कम ज़्यादा से ज़्यादा 3 कारें आ जाएं, इसकी प्रोबेबिलिटी हो गई 0.8564। ये हो गया। अब जो नेक्स्ट पार्ट जो है, प्रोबेबिलिटी दैट इन अ गिवन पीरियड ऑफ 15 मिनट्स एग्जैक्टली बिटवीन 1 and 3 कार्स विल अराइव। 1 और 3 कार्स के बिटवीन के बीच में अगर कार्स आती हैं, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है, तो P1 प्लस P2 प्लस P3 बिटवीन 1 and 3 कार्स विल अराइव, P1, P2 एंड P3। तो इसमें ये चीज़ थोड़ा सा, इसमें क्या है, थोड़ा सा ये ध्यान देना पड़ेगा कि बिटवीन 1 and 3 जब हम बात कर रहे हैं तो 1 और 3 को इंक्लूड करके चलना पड़ेगा। ये क्वेश्चन इसलिए इस तरह से पूछा ही गया है क्योंकि 1 और 3 को हम इंक्लूड करें, अगर ना करना होता तो एग्जैक्टली 2 कार्स की बात यहाँ पे की गई होती। तो द प्रोबेबिलिटी दैट इन अ गिवन पीरियड ऑफ 15 मिनट्स बिटवीन 1 and 3 कार्स विल अराइव, ये हो गया, 1 भी हो गया, 2 भी हो गया और 3 भी हो गया। तो P1 निकालना है, P2 निकालना है और P3 निकालना है। इन तीनों को कैलकुलेट करना है और जैसा कि हम लोग पिछले क्वेश्चंस में भी कर रहे थे, इन तीनों को ऐड कर देंगे तो हमें यहाँ पे आंसर मिल जाएगा। तो स्टेप बाय स्टेप अगर इसको देख लें थोड़ा सा कि e टू द पावर माइनस m, P1 की वैल्यू क्या हो गई, e टू द पावर माइनस m, m टू द पावर 1 अपॉन फैक्टोरियल 1 क्या है, ये 1 यहाँ से आ गया। फिर P2 की वैल्यू e टू पावर माइनस m इंटू एम स्क्वायर, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट P2 अपॉन फैक्टोरियल 2, एंड P3 कितना हो गया, e टू पावर माइनस m इंटू m क्यूब, क्योंकि 3 सक्सेसेस की प्रोबेबिलिटी की बात हो रही है, अपॉन फैक्टोरियल 3। इसे हमने ऐड किया, इसको थोड़ा सा जब हमने m की वैल्यूज़ यहाँ पे रख दी, तो m की वैल्यूज़ रख रहे हैं, m की वैल्यू 2 है, तो e टू पावर माइनस 2, e टू पावर माइनस 2 हो गया, 2 टू पावर 1, m की पावर 1, और इसी तरीके से e टू पावर माइनस 2, 2 स्क्वायर, नीचे फैक्टोरियल r है, तो 1 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, तो ये पूरा हो गया e टू पावर माइनस 2 इंटू 2 पावर 1 अपॉन फैक्टोरियल 1 प्लस e टू पावर माइनस 2 इंटू 2 स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस e टू पावर माइनस 2 इंटू 2 क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3। जैसे हम पिछले क्वेश्चन में अभी हमने किया था, थोड़ा सा कैलकुलेशन को सिंप्लीफाई करने के लिए यहाँ पे भी हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर भी हम e टू द पावर माइनस 2 को तीनों में से
कॉमन निकाल ले रहे हैं, e टू द पावर -2 को कॉमन निकाल ले रहे हैं, तो क्या बचा 2 टू द पावर 1 अपॉन फैक्टोरियल 1, 2 टू द पावर फैक्टोरियल 1 अपॉन फैक्टोरियल 1, ये बचा। इसी तरीके से दूसरे वाले टर्म में से बचा 2 स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2, तो यहाँ पे आ गया प्लस 2 स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2, और तीसरे में बच रहा है 2 क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3, 2 क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3, ये मिल गया हमको। ओके, तो फिर इससे आगे जब हम लोग 2 पावर आगे बढ़ रहे हैं, 2 पावर 1 अपॉन फैक्टोरियल 1, 2 अपॉन 1 आ गया, 2 स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2, 4 अपॉन 2 आ गया, 2 क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3, 8 अपॉन 6 आ गया। e टू पावर -2 टेबल से देख करके हम e टू पावर -2 की वैल्यू हम निकाल लेंगे 0.1353। अगेन इन द नेक्स्ट स्टेप 0.1353 मल्टीप्लाइड बाई 2/1 2 हो गया, 4/2 भी 2 हो गया, 8/6 4/3 हो गया। तीनों को हमने जोड़ दिया, तीनों को जब हम जोड़ रहे हैं तो हमें मिला, ये ब्रैकेट के बाहर तो 0.1353 है ही है, ब्रैकेट के अंदर हमको मिल गया 16/3, 2 + 2 + 4/3 गिव्स अस 16/3। फिर जब हम 16/3 और इसको जब हम सॉल्व कर रहे हैं तो 0.1353 इंटू 5.33 वी गेट द आंसर एज 0.7211। 0.7211 is the probability that in a given period of 15 minutes between 1 and 3 cars will arrive, P1 plus P2 plus P3. So, this is about different questions, different numericals that can be asked under the topic of Poisson distribution. ये जहाँ तक मैंने देखा है तो जितने भी क्वेश्चंस मेरे ख्याल से पिछले 10 सालों में भी आए हैं अगर पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन के को, तो करीब करीब सारे मैंने इसमें कवर कर लिए हैं। इतने ही तरह के क्वेश्चंस आपसे अभी तक पूछे गए हैं, और इसमें जो थोड़ा सा डिफरेंस किया जा सकता है, थोड़ा सा कंफ्यूज आपको किया जा सकता है, वो भी यहाँ पर मैंने कवर करने की कोशिश की है। तो जो ब्रॉडली जो 2-3 चीज़ें, इसका मतलब है हमें पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन के केस में ध्यान रखने की ज़रूरत है। पहली चीज़ जो है वो ये है कि पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन इट स्टडीज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ रेयर इवेंट्स। पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन प्रोबेबिलिटी रेयर इवेंट्स की प्रोबेबिलिटीज़ को स्टडी करता है, और रेयर इवेंट्स के कुछ एग्जाम्पल्स क्या हो सकते हैं। जो चीज़ें हम लोगों ने एक्चुअली यहाँ पर देखी हैं, मोस्ट ऑफ दोज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ रेयर इवेंट्स। एक एग्जाम्पल जो हमने देखा था, द थ्रेट ऑफ एन ऑक्यूपेशनल डिजीज़, इंसिडेंस ऑफ एन ऑक्यूपेशनल डिजीज़। ऑक्यूपेशनल डिजीज़ेज़ जो हैं वो उनका होना ये काफ़ी कम प्रोबेबिलिटी होगी, क्योंकि अगर ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है तो ऐसी इंडस्ट्री में कोई काम करेगा नहीं, और उसको वहाँ पर बल्कि गवर्नमेंट रेगुलेशंस के कारण भी वो भी हो सकता है इंडस्ट्री ऑपरेट ही ना हो पाए। तो थ्रेट ऑफ एन ऑक्यूपेशनल डिजीज़ इज़ अ रेयर इवेंट। इसी तरीके से किसी एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री में एक्सीडेंट्स कितने हो रहे हैं, ये एक रेयर इवेंट है, ये भी रेयर इवेंट ही होगा। ये चीज़ें मैं इसलिए बता रहा हूँ आप लोगों को जिससे कि आप ये समझ सकें कि अगर पॉइसन टर्म नहीं भी आ रहा है क्वेश्चन में तो कैसे समझ में आएगा कि ये एक पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन का क्वेश्चन है। तो जहाँ पर भी इस तरह के कुछ क्वेश्चंस हैं, जहाँ पे भी एक्सीडेंट्स की बात हो रही है, हम ये मान करके चलते हैं कि द एक्सीडेंट एन एक्सीडेंट इज़ अ रेयर इवेंट। हम मान करके चल रहे हैं कि कोई डिजीज़ हो जाना, कोई वो एक रेयर इवेंट्स हो सकता है। हम ये मान करके चल रहे हैं, फॉर एग्जांपल incidents that are taking place, not exactly accidents but incidents that are taking place in a particular airline. एविएशन इंडस्ट्री में एक इंसिडेंट का भी होना एक मेजर हैपनिंग मानी जाती है। इंसिडेंट जो कि एक्चुअली एक्सीडेंट में कन्वर्ट हो सकता था, तो उसको बहुत ही सीरियसली लिया जाता है। कुछ माइनर स्नैक भी अगर आ गया है तो उसे केयरफुली ट्रीट किया जाता है, क्योंकि हवाई जहाज़ में इसके साथ ऐसा तो कोई ऐसा नहीं, कुछ खराबी आ गई तो किनारे खड़ा कर दिया, तो वहाँ पर इंसिडेंट्स को हम लोग इस तरह से ट्रीट करते हैं। ठीक है, तो इंसिडेंट भी बहुत ही रेयर होगा। तो अगर ऐसा कुछ क्वेश्चन आ रहा है दैट द नंबर ऑफ इंसिडेंट्स टेकिंग प्लेस इन अ पर्टिकुलर एयरलाइन और ऑन अ पर्टिकुलर एट अ पर्टिकुलर एयरपोर्ट, वो दिया हुआ है, ऑन एन एवरेज इतना रहा है पिछले साल में, या पिछले कुछ 6 महीने के पीरियड में, या पिछले 10 साल में, ऐसा कुछ दिया हुआ है, तो वो भी पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन का क्वेश्चन हो जाएगा।
इसी तरीके से पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन क्वेश्चन में और क्या पूछा जा सकता है, ऐसे क्वेश्चन हो सकता है कि द नंबर ऑफ एरर्स मेड बाय एन एक्सपर्ट टाइपिस्ट पर पेज, एक पेज की टाइपिंग में एक एक्सपर्ट टाइपिस्ट कितनी टाइपोग्राफिकल एरर कर रहा है या कर रही है। तो एक एक्सपर्ट टाइपिस्ट से हम उम्मीद यही रखेंगे कि पर पेज अगर एक पेज में 500 कैरेक्टर्स हैं, 600 कैरेक्टर्स हैं, तो उसमें से एक दो कहीं कुछ गलत हो भी जाए, उससे ज़्यादा गलत नहीं होना चाहिए। तो ये बहुत ही हाई लेवल ऑफ एक्यूरेसी है, यानी कि तो यहाँ पर एरर जो है वो हो गई सक्सेस और उसकी प्रोबेबिलिटी बहुत ही कम है, रेयर इवेंट हो गया। तो इस तरह से कई सारे रेयर इवेंट्स जो होते हैं ये हम लोग डिफ़ाइन करते हैं और रेयर इवेंट्स की प्रोबेबिलिटीज़ को यहाँ पर स्टडी किया जा सकता है। तो पहली चीज़ तो हो गई रेयर इवेंट देखना है। अच्छा, फिर जो फॉर्मूला है आपका उसको बिल्कुल अच्छे से हमें समझना है, ध्यान रखना है। फॉर्मूले में ई की जो वैल्यू है वो आपको याद होनी चाहिए, वो मेंशन कम से कम वहाँ पे कर सकें। दूसरा एक जो मैंने आपको बताया कि ई टू द पावर जो पावर दिया हुआ है, ई की जो नेगेटिव में पावर अगर आपको दी हुई है तो वो बहुत बड़ी एक हिंट है कि m की वैल्यू क्या होगी। एक क्वेश्चन जिसमें हमने देखा था e की पावर -2 दी हुई थी और वहाँ पर m की वैल्यू 2 ही आई थी। ये भी हमको एक हिंट की तरह से बहुत अच्छे से इसको यूज़ करना है और उसको यूज़ करके अगर कहीं कोई गलती ना हो जाए इसको हमें ध्यान रखना है। फिर एक और चीज़ जो ध्यान हमको रखना है वो ये है कि इसमें हमेशा ये दिया होगा, अगर मीन है 2 है 3 है, छोटी वैल्यू ही होगी 2 3 4 5, इससे ज़्यादा वैल्यू नहीं आएगी मीन की। एक तो ये। अब अगर आपसे जैसा कि पूछा जा रहा था अभी कि कम से कम 2 कार्स की क्या प्रोबेबिलिटी है, तो कम से कम, या एक्सीडेंट्स की बात अगर कहीं की जा रही है कि एक शहर में पर डे 2 एक्सीडेंट्स होते हैं या पर डे 1 एक्सीडेंट होता है, तो 10 या 10 से ज़्यादा एक्सीडेंट होंगे, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी। अब जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो 10 या 10 से ज़्यादा को आप कैसे निकालेंगे वो आप नहीं पता कर सकते हैं। कभी कभी स्टूडेंट्स ऐसे गलती कर देते हैं कि अगर ये कहा जा रहा है, प्रोबेबिलिटी की वैल्यू भी नहीं दी है और ये कहा जा रहा है कि पिछले 50 दिनों में 10 एक्सीडेंट्स हुए हैं, ऐसा कुछ निकालने कहा रहा है, तो हमने ये मान लिया कि 10 से ज़्यादा एक्सीडेंट्स नहीं हो सकते। तो ऐसा भी नहीं करना है। 10 एक्सीडेंट्स या 2 से ज़्यादा एक्सीडेंट की बात हो रही तो हम नीचे वाला निकालेंगे और उसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ये कुछ चीज़ें छोटी छोटी आपको हमेशा ध्यान रखनी है पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन में, और इतना अगर याद रखेंगे तो पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन में कहीं कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। हर दूसरे तीसरे साल तो इस तरह का एक क्वेश्चन आ ही जाता है। तो वी विल बी स्टॉपिंग हियर इन दिस सेशन, यहाँ पे रुक करके, और फिर हम इससे आगे नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बात करेंगे। थैंक यू।